हेलो एंड वेलकम टू एस्थर्स क्लासेस। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है एनसेफेलाइटिस। एनसेफेलाइटिस तो एनसेफेलाइटिस दो शब्दों से बना है, एनसेफेल और आइटिस। एनसेफेल का मतलब होता है ब्रेन और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो एनसेफेलाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन को बोलते हैं। एनसेफेलाइटिस इज नोन एज इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन और इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन इज नोन एज एनसेफेलाइटिस। नेक्स्ट हम देखेंगे एनसेफेलाइटिस में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। मोस्टली लोगों में फ्लू के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेडेक, फीवर, एक्स इन मसल एंड जॉइंट्स, फटीग और वीकनेस। हेडेक, फीवर, एक्स इन मसल एंड जॉइंट्स का मतलब होता है कि मांसपेशियों में और जॉइंट्स में दर्द होता है। फटीग और वीकनेस, थकावट होती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे सीवियर सिम्टम्स। सीवियर केसेस में क्या क्या सिम्टम्स देखते हैं। इसमें कन्फ्यूजन, एजिटेशन एंड हैलुसिनेशन, सीजर्स, लॉस ऑफ सेंसेशन और पैरालिसिस, प्रॉब्लम्स विद स्पीच और हियरिंग, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कन्फ्यूजन होता है, एजिटेशन होता है, एजिटेशन इरिटेशन होती है और एक्सेसिव मसल मूवमेंट्स होते हैं। हैलुसिनेशंस हो सकते हैं। हैलुसिनेशन का मतलब होता है जो चीज़ें नहीं हैं, एक जो स्टिमुलाई नहीं है वो उसको परसीव करना, उसको हैलुसिनेशन बोलते हैं। फिर सीजर्स हो सकते हैं और लॉस ऑफ सेंसेशन या पैरालिसिस हो सकता है। मतलब बॉडी के किसी एक हिस्से में या पूरे हिस्से में सेंसेशन का ना महसूस होना। स्पीच और हियरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेस, किस किस वजह से एनसेफेलाइटिस होता है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है वायरल इन्फेक्शन, जैसे कि हर्पीस वायरस या दूसरे वायरसेस, जैसे कि वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस जैसे चिकन पॉक्स होता है। और फिर एंटेरो वायरसेस, मस्कीटो बोन वायरसेस, जिनको मस्कीटोस फैलाते हैं, मस्कीटोस लेकर फैलाते हैं। टिक बोन वायरसेस, जो कि टिक बाइट के, जैसे मस्कीटो बोन वायरसेस मस्कीटो के काटने से वायरस हमारी बॉडी में आता है, वैसे ही टिक बोन वायरसेस में टिक बाइट से वायरस बॉडी में आता है। फिर रेबीज़ वायरस या चाइल्डहुड इन्फेक्शन जैसे कि रूबेला, मीज़ल्स अगर चाइल्डहुड में हुआ है तो वो भी एनसेफेलाइटिस, सेकेंडरी एनसेफेलाइटिस को कॉज कर सकता है। तो जो इन्फेक्शंस डायरेक्टली ब्रेन में होते हैं, डायरेक्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन से सीधे इन्फेक्शन ब्रेन में होता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। और जो एनसेफेलाइटिस, प्राइमरी एनसेफेलाइटिस और प्राइमरी इन्फेक्शन, और जो एनसेफेलाइटिस किसी दूसरे जगह इन्फेक्शन होने की वजह से हुआ है, जैसे कि अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन था उसकी वजह से वो कॉम्प्लिकेट होकर एनसेफेलाइटिस हो गया, या मेनिंजाइटिस था। मेनिंजाइटिस और एनसेफेलाइटिस अगर साथ में होता है तो उसको हम बोलते हैं मेनिंजो एनसेफेलाइटिस। तो जो किसी दूसरे जगह पर इन्फेक्शन है उसकी वजह से एनसेफेलाइटिस हो रहा है, जैसे यहाँ पर कॉजेस में हमने देखा चाइल्डहुड इन्फेक्शंस जैसे कि मीजल्स और रूबेला, उसकी वजह से एनसेफेलाइटिस हो सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एनसेफेलाइटिस और सेकेंडरी इन्फ्लेमेशन। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस, कि एनसेफेलाइटिस के सीवियर सिम्टम्स अगर प्रॉपर टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए तो वो और सीवियर सिम्टम्स शो करते हैं, जिसे हम कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस में आता है परसिस्टेंट फटीग, लगातार थकावट और कमज़ोरी महसूस होना, मसल कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आना, पर्सनालिटी में चेंजेस आना, बिहेवियर में चेंजेस आना, मेमोरी प्रॉब्लम्स होना कि बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती या समझ नहीं आती, मेमोरी प्रॉब्लम्स होना, पैरालिसिस हो सकता है कंप्लीट या पार्शियल, हियरिंग और विजन डिफेक्ट्स हो सकता है सुनने में प्रॉब्लम हो या देखने में प्रॉब्लम हो, स्पीच इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं एनसेफेलाइटिस के। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या क्या करने से हम एनसेफेलाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करके हम एनसेफेलाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना, और डेली
पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, डेली बात करना और अपने आसपास के जगहों में सफाई रखना, इन सब प्रैक्टिसेस से हम एनसेफेलाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमें यूटेंसिल शेयर नहीं करना है, बच्चों को सिखाना है कि स्कूल में और दूसरे जगह पे, घर पे एक दूसरे का जूठा ना खाए या यूटेंसिल शेयर ना करें, और प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशंस करवाना, जैसे कि जापानीज़ एंसेफेलाइटिस, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, इनके प्रॉपर टाइम पे वैक्सीनेशंस करवा लिए जाएं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है कि प्रॉपर ड्रेस पहनना है जब बच्चे बाहर खेलने जाते हैं या हम किसी ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पर मस्किटो ज़्यादा हैं और मस्किटो बाइट हो सकता है, तो ऐसे प्रॉपर ड्रेस पहनना है जिससे कि हमारे जो भी एक्सपोज एरिया ऑफ स्किन है वो कवर हो जाए। फिर नहीं तो मस्किटो रिपेलेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है अगर घर पे मच्छर, जैसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं तो वहाँ मच्छर जमा हो सकते हैं, घर के अंदर बाहर मस्किटो रिपेलेंट्स का और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ मस्किटोज़। फिर अगर घर के बाहर कहीं वाटर सोर्स, जैसे बारिश का पानी कहीं इकट्ठा हो रखा है या कोई पानी इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि मच्छर साफ़ पानी में होते हैं, तो उन सब पानी जहाँ इकट्ठा हुए हैं उसको साफ़ करके रखना है। फिर बच्चों के लिए हमेशा जब भी उनको स्किन मस्किटो रिपेलेंट लगाने बोलते हैं या लगाते हैं तो ध्यान रखना है और उनको असिस्ट करना है। उनकी क्लोथिंग्स पे और एक्सपोज स्किन पे मस्किटो रिपेलेंट का स्प्रे करना है। पर जो बच्चे बहुत छोटे हैं और बार बार अपना मुंह में हाथ डालते हैं, तो ऐसे बच्चों के हाथ में हमें मस्किटो रिपेलेंट्स नहीं लगाना है, क्योंकि वो उनके लिए पॉइजनस हो सकता है। फिर नेक्स्ट है कि जब बाहर से वापस आते हैं तो जिस जिस एरिया में स्किन के या बॉडी के मस्किटो रिपेलेंट लगाया था उसको अच्छे से सोप और वाटर से क्लीन करना है। फिर घर के अंदर भी मस्किटो रिपेलेंट्स का यूज़ करना है, जैसे कि मस्किटो रिपेलेंट कॉइल्स होते हैं, तो उनका यूज़ करना है ताकि प्रिवेंट कर सकें हम एनसेफेलाइटिस को। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस में प्रॉपर हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सारे साइंस जैसे वाइटल साइंस लेंगे फॉर टेम्परेचर, और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं दूसरे साइंस देखने के लिए। ब्रेन इमेजिंग टेस्ट करते हैं, जैसे कि एमआरआई और सीटी स्कैन, अगर ब्रेन में स्वेलिंग है तो उससे पता चलता है। लंबर पंचर करेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को के एनालिसिस को करने के लिए। फिर दूसरे लैब टेस्ट भी करते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट्स फॉर एलिवेटेड साइन ऑफ फॉर एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल काउंट, और ब्लड और यूरिन कल्चर कर सकते हैं कि अगर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन है तो उसे पता करने के लिए, या दूसरे इन्फेक्शन की वजह से अगर एनसेफेलाइटिस हुआ है तो थ्रोट के पीछे के जो एक्सक्रीशंस होते हैं उनका भी कल्चर करके देख सकते हैं, उनको भी टेस्ट कर सकते हैं दूसरे वायरल इन्फेक्शन के प्रेजेंस को देखने के लिए। फिर अगर सीजर्स आ रहे हैं तो ईईजी करते हैं, एपिलेप्टिक डिस्चार्ज है कि नहीं देखने के लिए, और कोई नॉर्मेलिटी है कि नहीं देखने के लिए। तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता चलता है कि एनसेफेलाइटिस है कि नहीं, या एनसेफेलाइटिस में ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। फिर लास्ट हम देखेंगे ट्रीटमेंट में एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं, जैसे कि एसिटामिनोफेन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स फीवर रिड्यूस करने में और इन्फ्लेमेशन को सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट है एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं और बेड रेस्ट के लिए बोल सकते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना है क्योंकि बॉडी टेम्परेचर भी हाई है, और पेशेंट की न्यूट्रिशन के नीड को भी पूरा करना है। सपोर्टिव केयर दे सकते हैं आईवी फ्लूइड्स लगा के, और दूसरे जो भी सिम्टम्स प्रेजेंट है जैसे वॉमिटिंग है, हेडेक है, उसके लिए हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना है। तो ये थे ट्रीटमेंट ऑफ एनसेफेलाइटिस. So this was all about the topic encephalitis. Encephalitis is inflammation of brain which can be treated with inflammatory drugs and antiviral drugs with adequate bed rest and plenty of fluids.